स्टेटमेंट बोल रहा है फॉलोइंग विदिन अ सेल, मतलब कि 4-5 जो लिस्ट दिए गए हैं उनमें से कौन-सा ऐसा प्रोसेस होगा बायोलॉजिकल सिस्टम में जिससे कि एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, अगर ये सेल में होता है तो, राइट? तो एंट्रोपी डिक्रीज़ होने का मतलब कि एनर्जी बढ़ना, राइट? और रेस्पिरेशन। स्टेबिलिटी कब बढ़ेगा? यहाँ पे देखिए डिहाइड्रेशन रिएक्शंस, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, रेस्पिरेशन रिएक्शन, डाइजेशन एंड कैटाबोलिज्म, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है। तो जैसा कि आपको पता है अच्छी तरीके से कि डिहाइड्रेशन रिएक्शंस तब होते हैं जब दो मोनोमेरिक मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में इंटरैक्ट होते हैं और ये मिल करके क्या बनाते हैं, पॉलीमेरिक कंपाउंड्स, या दैट इज मल्टीपल मॉलिक्यूल्स आप बोल सकते हो। लाइक जैसे अगर आप बात करोगे अमीनो एसिड्स का, अभी आपको पढ़ना भी होगा आगे, तो अमीनो एसिड्स अगर जब आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो यहाँ पे दो अगर अमीनो एसिड जुड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शंस होती है। यहाँ पे एक H2O मॉलिक्यूल क्या होता है, निकलता है और ये कंडेंस होकर के इस तरीके से अमीनो एसिड बॉन्ड अमीनो एसिड क्या करता है, बना लेता है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट को भी अगर आप देखेंगे तो अगर ग्लूकोज का ग्लूकोज मॉलिक्यूल से रिएक्शन अगर मतलब एडअप होना है, तो ये ग्लूकोज प्लस ए ग्लूकोज दोनों क्या होंगे, आपके ऐड होंगे, और इस एडिशंस के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और यहाँ पे फिर डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो जाती है। तो आप इस चीज को याद रखिए हमेशा से कॉन्सेप्ट बना करके कि बायोलॉजिकल सिस्टम में मोनोमर से पॉलीमर या डाइमेरिक कंपाउंड्स के बनने की प्रोसेस में हमेशा डिहाइड्रेशन टाइप का रिएक्शंस होगा, मतलब वहां पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिलीज होंगे। जबकि पॉलीमेरिक कंपाउंड से अगर आपका कोई मोनोमेरिक या डाइमेरिक कंपाउंड बन रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेकआउट होकर के, क्या आवाज कर रहा है, किसी का माइक ऑन है क्या? ओके, सो डिहाइड्रेशन के लिए कॉन्सेप्ट आपके पास ये हो जाता है कि जब भी कभी कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसा प्रोसेस चल रहा हो जहाँ पे मोनोमेर कंपाउंड्स मिल करके क्या करते हो, डाइमर या पॉलीमर बनाते हो, लाइक जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज मिल करके क्या बना ले, सुक्रोज बना ले या माल्टोज बना ले, इस तरीके से डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड बन जाए, तो वहाँ पे रिएक्शंस कैसा होगा, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन रिएक्शन होने से हमेशा एक वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिलीज आउट होगा और वो कंपाउंड मोर स्टेबल बनेगा, मतलब जो भी ये फ्री फॉर्म में थे अब ये फ्री फॉर्म में ना होकर क्या हो जाएंगे, कंबाइंड फॉर्म में हो जाएंगे। तो ये हमेशा आप याद रखिए, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस तब चलती है जब बेसिकली क्या हो रहा होगा, कोई भी पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल या कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, लाइक ऐसे अगर आप मैं बात करूं कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटा, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल से अगर ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाए, टूट जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, दैट इज द हाइड्रोलिसिस होगा। लेकिन अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या बने, दैट इज द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो, तो उस केस में क्या होगा, दैट इज द डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनना ये कहलाएगा डिहाइड्रेशन, और कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होना कहलाएगा हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस जो होती है वो रेंडमनेस को बढ़ाता है। रेस्पिरेशन की रिएक्शंस पे भी आप क्या देखोगे कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होगा तरीके से, दैट इज द रेंडमनेस बढ़ेगी। डाइजेशन के प्रोसेस में भी आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेकआउट करके फिजिकली केमिकली इस तरीके से ब्रेक करके उसको सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, राइट? तो और कैटाबोलिज्म भी क्या है, वही है, मतलब ये तीनों ही एग्जांपल्स आपके किसके हैं, कैटाबोलिज्म के हैं। तो इस तरीके से ये चार जो एग्जांपल हैं वो ऐसे प्रोसेस को के बारे में बता रहा है जो कि रैंडमनेस को बढ़ाएगा, दैट मीन्स एंट्रोपी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जबकि सवाल आपसे पूछा गया था डिक्रीज के लिए, सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। ये सवाल कितने लोगों को अच्छा समझ में आया और अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया गया वो भी क्लियर हो गया फिर समझ में आ गया। अच्छे तरीके से? यस सर। और भी लोग हैं मेरे ख्याल से, तो वो लोग भी बस समझ लें कि किस तरीके से सवाल ये किया गया और इसके आपने क्या अप्रोच लगाया हुआ था और आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या डिमांड की जाती है। देखिए होता क्या है, कई बार क्या टॉपिक्स को पढ़े रहते हैं लेकिन क्वेश्चंस का फॉर्मेट और क्वेश्चंस के सेंटेंस जो होते हैं वो आपको गफलत में डाल देते हैं, फिर आप उसको समझ नहीं पाते हो कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या लगाना है। अब जैसे एंट्रोपी आपको पता है कि डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो ऑप्शंस आपको फेमिलियर नहीं लगे कि रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है या फिर कैटाबोलिज्म हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा लॉजिक को कि ये जो एग्जाम्पल ऑफिस मतलब आपको ऑप्शन में दे रखा है उससे हो क्या रहा है।
डिहाइड्रेशन रिएक्शन से अगर चलेगा तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस चलेगा तो क्या होगा, तब जाकर के आप उनको क्या करेंगे, लगा पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को बोला जाता है अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब आपने जो नॉलेज गेन किया हुआ है उस नॉलेज को यूटिलाइज करके आपको प्रॉब्लम बना करके दे देते हैं। यहाँ पे सिंपल ये नहीं पूछा गया कि हाँ एंट्रोपी कब डिक्रीज होगी, कब इंक्रीज होगा, एंट्रोपी क्या होता है। यहाँ पे आपसे आपका अप्रोच जानने की कोशिश की गई कि आपने जो चीज़ पढ़ी है उसको आप कितना एनालिटिकल वे में अप्लाई कर सकते हैं और आपका इंटेलेक्चुअल कितना काम करता है। दूसरा सवाल आपके सामने एक और भी है जो कि कल के ही टॉपिक से है, इस सवाल पे मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। एक सवाल मैंने बता दिया, आप लोग खुद इसको देख करके बताइए कि क्या स्टेटमेंट इसके लिए सही है। सब लोग स्क्रीन पे रीड आउट करें और अपना अपना ऑप्शंस बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंगली ठीक लग रहा है। सर सी। सी। ओके, सी को लेकर के कितने लोगों का स्टेटमेंट है, अपना नाम बताइए फटाफट। सुजाता है सी मेरे ख्याल से, जाता जाता जैन। और सी। सी सी सी। शौकत है, और सी सर। सी। अमित भी है, और सी सर। अच्छा, बाकी लोगों के आवाज से मैं फेमिलियर नहीं हूँ। अभी लास्ट में जिसने बोला उनका नाम क्या है, एंजल। यस सर, सी होगा इसका। अच्छा, किसी को सी के अलावा भी कुछ लग रहा है? डी भी लग रहा है। टी इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ओके, सर सी ही है। नो सर, सी है, क्योंकि टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, सेल्सियस नहीं। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया गया था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर द चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर करेक्ट, इनमें से क्या चीज सही है? तो जैसा कि आपको मालूम है, डेल्टा जी क्या है, ग्रीष्मीय एनर्जी है, डेल्टा एस क्या है, इंथैल्पी है, और डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी है। ये तीन क्वालिटीज यहाँ पे आपको दी गई थी। बाकी इन्फॉर्मेशन इसमें क्या कह रहा है, डेल्टा एस इज अ चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी नहीं होता, ये एंट्रोपी होता, तो ये ऑप्शन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। डेल्टा एच इज चेंज इन एंट्रोपी, नहीं ये इंथैल्पी होता है, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। डेल्टा जी इज द चेंज इन फ्री एनर्जी, यस ये स्टेटमेंट ठीक है। बाकी ये टेम्परेचर केल्विन में होता है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपको सही दे रहा है। वही इक्वेशंस के जो मतलब कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट को चेकआउट करने के लिए कि आपने ठीक से समझा है कि नहीं, यहाँ पे ऑप्शंस बना करके दे दिया गया। एक सवाल और भी है, बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। बी। चलिए, किसी ने बताया है बी, नाम बताइए प्लीज। अंशिल। अंसिल, ओके। सबसे क्विक रिस्पांस अंसिल का आया है, इन्होंने बताया है बी। सर और बी कोई है। बी है? अमित, यस सर। आपका ऑप्शन क्या है, बी? यस सर। ओके, लॉजिक भी मैं पूछ सकता हूँ कि इसके पीछे लॉजिक आपने क्या लगाया, ठीक है, ओके वेरी गुड। और सर एक्सर्गोनिक रिएक्शन सर। ठीक है, अभी नहीं, पहले बाकी लोग को ऑप्शन डाल दीजिए, तो जल्दी बताइए। बी 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 चलिए, ही आएगा। शौकत का भी बी हो गया, सुजाता का भी बी हो गया, और कोई? सर इसमें ए होगा। ए है, वेरी गुड। कौन, आपका नाम क्या है? उषा राठौर। उषा, ओके। उषा, कल आपने क्लास लिया था? यस सर। अच्छा, ओके वेरी गुड। और कोई? चलिए, तो सबसे पहले तो उषा के ही ऑप्शन पे को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, सवाल सबको समझ में आ ही गया होगा, एक्सर्गोनिक रिएक्शंस के लिए क्या स्टेटमेंट ठीक है, यही आपसे बात किया जा रहा है। मतलब ये डेल्टा जी के बारे में पूछ रहा है। इस रिएक्शंस के डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, किस साइन में होगा? नेगेटिव नेगेटिव होगा, नेगेटिव। वेरी गुड। और इसका नेचर कैसा होगा?
Spontaneous. Spontaneous. स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो यहाँ Forward पे दे direction. रखा है द प्रोडक्ट हैव मोर टोटल एनर्जी देन द रिएक्टेंट। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। No, नहीं। sir. sir. आपको बताया गया था No, कि sir. रिएक्टेंट की जो एनर्जी होगी वो ऑलवेज क्या होगी? प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा होगी, ज्यादा। ठीक है। हम्म, तो ऊषा जो आपका कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा सा रिवीजन कीजिए। ये ऑप्शन आपका गलत है, ये स्टेटमेंट एंडरगोनिक रिएक्शंस के लिए सही है। दूसरा ऑप्शन है द रिएक्शन प्रोसीड विद नेट रिलीज ऑफ फ्री एनर्जी, मतलब बता रहा है कि जो भी कोई एंडरगोनिक रिएक्शंस होंगे वहां पे सम नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तीसरा ऑप्शन से बोला है सम रिएक्टेंट विल कन्वर्ट टू द प्रोडक्ट, मतलब बोला कि क्या कुछ रिएक्टेंट ऐसे होंगे जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। ऐसा नहीं है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे सबके सब कन्वर्ट किस हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। नेट इनपुट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग रिक्वायर्ड, नहीं, इसमें रिक्वायर्ड नहीं, रिलीज होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? गलत है। द रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर, नहीं, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस नेचर का होता है, तो ये भी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो कि बता रहा है कि जब भी इस एग्जर्गोनिक रिएक्शंस होंगे तो वहां पे एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ये स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। सो इस तरीके के आपके जो लॉजिकली टाइप के क्वेश्चंस होते हैं आपके इस एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चंस का फॉर्मेट और क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो डेली बेसिस पे अगर आप 2 4 6 क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ठीक रहेगा। आई थिंक एक सवाल और भी होगा जो कि बहुत ही सिंपल सा है, जल्दी बताइए इसको। Endergonic. that endergonic energy is involved in particle. पॉजिटिव अगर है तो फिर क्या होगा? दैट इज द Endergonic. राइट। अगर हीट होगी तो एंडोथर्मिक। वेरी गुड। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही है, बाकी सारे ऑप्शंस क्या है? गलत है। तो सो आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज केमिकल बॉन्ड्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक एज अ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, एंजाइम, एटसेट्रा। सो before going to discuss about the what is the chemical bonds, we must focus on the why there is a need to understand the concept of the chemical bond। जरूरत क्या है हमें इस चीज को समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री में कि केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, और अगर आप केमिकल बॉन्ड के बारे में समझ जाते हैं तो क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन आप बायोमोलिक्यूल्स के बारे में समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो केमिकल बॉन्ड्स को बनने के लिए आप जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है थोड़ा यहाँ पे ब्रीफ कर लेते हैं। लाइक एज आपके बायोकेमिस्ट्री में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि कैल्शियम डबल पॉजिटिव आयन जो कि एक कोफैक्टर का काम करता है, मैग्नीशियम ये भी कोफैक्टर का काम करता है, आयरन ये भी कोफैक्टर का काम करता है, कॉपर ये भी कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं। ये सारे आयंस आपको देखने को मिल जाते हैं। जब आप एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि मोस्ट ऑफ जो एंजाइम्स होते हैं उनके कोफैक्टर के रूप में डाईवैलेंट केटायन क्या होते हैं। तो ये डाईवैलेंट केटायन, मोनोवैलेंट केटायन, एनायन, ये क्या चीज़ है? ये लोअर क्लासेस में आप लोग पढ़ करके आए हैं। सिंपली अगर यहाँ पे कोई एक एटम है जो कि न्यूट्रल होता है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिलीज होगा। तो रिलीज होने के बाद इस पे चार्ज क्या आएगा? दैट इज द पॉजिटिव, और इस चार्ज को आप क्या बोलते हैं? दैट इज द केटायन। तो ऐसे स्पीसीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो वो पॉजिटिव चार्ज को बियर करते हैं और उन स्पीसीज को केटायन के नाम से जाना जाता है। अगर इस न्यूट्रल एलिमेंट में क्या किया जाए? इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया जाए, और इलेक्ट्रॉन के ऐड करने के बाद इस पर चार्ज किया जाएगा, दैट इज द नेगेटिव, और इस सारे स्पीसीज को आप क्या बोलते हैं? दैट इज द एनायन स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। सो एटम्स जो होते हैं नॉर्मली आपके क्या है? दैट इज द न्यूट्रल स्टेट में होते हैं। जब कभी भी उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो या इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो तो उसके अकॉर्डिंगली इन पे चार्जेस क्या होते हैं? डेवलप हो जाते हैं। रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए इन एटम्स को अपने इलेक्ट्रॉन को या तो शेयर करना पड़ता है, या तो लॉस करना पड़ता है, या तो गेन करना पड़ता है। आप इस क्लास खत्म होने के बाद उस स्टेट में आ जाएंगे कि जस्ट अगर आप मॉलिक्यूल देख लें तो मॉलिक्यूल्स में इन्वॉल्व जो एलिमेंट होंगे उनके नेचर के बेसिस पे आप इस बात को बता पाएंगे कि यहाँ पे बनने वाला केमिकल बॉन्ड का नेचर क्या है और किस टाइप का केमिकल बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है। वंस एक बारी अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं कि केमिकल बॉन्ड का किस टाइप का है तो आप उस मॉलिक्यूल्स के बारे में कई इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। लाइक एज उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, वो कौन से टाइप के सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा, रिएक्टिव होगा,
इन सभी पैरामीटर्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के केमिकल बॉन्ड के बारे में जानने के बाद। सो स्टार्ट करते हैं कि आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में कितने डिफरेंट टाइप से केमिकल बॉन्ड पाए जाते हैं, उन सभी केमिकल बॉन्ड्स का एग्जाम्पल कहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि इस तरीके के केमिकल बॉन्ड्स को बनाते हैं। सो केमिकल बॉन्ड्स जो कि केमिस्ट्री का पूरा टॉपिक है, जहाँ पर आपको अच्छे तरीके से पता है कि एलिमेंट्स के सिंबल आपको पता होने चाहिए कि कौन सा सिंबल है, यहाँ पे कितना एटॉमिक नंबर होता है, ताकि आप आसानी से समझ पाए कि किस तरीके से केमिकल बॉन्ड ये बन रहा है। वैसे आपके इस बायोकेमिस्ट्री में जिन ग्रुप या जिन टाइप के एलिमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, उनको तो आपको एटलीस्ट जानना ही चाहिए। लाइक एज कार्बन का सिंबल, लाइक एज हाइड्रोजन का सिंबल, ऑक्सीजन का सिंबल, नाइट्रोजन का सिंबल, पोटेशियम का सिंबल, इस तरीके से फॉस्फेट का सिंबल, पोटेशियम का सिंबल, इस तरीके से जो कुछ कॉमन एलिमेंट हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 66, एटॉमिक मास 12, यहाँ पे 1H, यहाँ पे आपको 8N16, यहाँ पे 7N14, यहाँ पे 15N32। इस तरीके से आपको इनके बारे में जानना होता है कि क्या चीज़ है। नेचर आपको पता होना चाहिए कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। उनके बेसिस पे भी बहुत आसानी से आप केमिकल बॉन्ड को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। सो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से केमिकल बॉन्ड है। लाइक एज कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, हाइड्रोफिलिक बॉन्ड, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस, डाइसल्फाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये सभी आपके क्या है, बॉन्ड है। नॉर्मली अगर केमिकल बॉन्ड को अगर देखा जाए तो सिर्फ दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा नॉन कोवलेंट बॉन्ड। यही आपकी क्या है, दो ब्रॉडर कैटेगरी है। तो नॉन कोवलेंट बॉन्ड कौन होंगे और क्या क्या एग्जांपल होंगे उनके, जैसे यहाँ पे जितने भी बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, आयनिक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, वंडरवॉल, बाकी सभी एग्जांपल किसके हैं, दैट इज द नॉन कोवलेंट बॉन्ड के क्या है, एग्जाम्पल है। ये जो आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये सब आपके कोवलेंट बॉन्ड के ही क्या है, टाइप्स है। मतलब इनका नेचर कैसा होगा कोवलेंट बॉन्ड का। क्या होता है कोवलेंट और आयनिक, इसको समझने से पहले यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल है, थोड़ा इन पे हम लोग नज़र डालना चाहते हैं और यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो पीरियोडिक टेबल है, जैसा कि लोअर क्लास में सब लोग पढ़ करके आए हैं, इनको पूरा बेसिकली आप एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट को आप डी ब्लॉक से, यहाँ से यहाँ तक को पूरा पी ब्लॉक से, और ये दोनों जो दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज द एफ ब्लॉक से। सो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, दैट इज द नॉन मेटल। क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। कुछ मेटलॉइड्स भी पाए जाते हैं लेकिन मेजॉरिटी इनका नेचर कैसा, दैट इज द नॉन मेटल। इधर जो एस ब्लॉक में है ये सब क्या है, आपके मेटल नेचर के होते हैं, राइट। और यहाँ पे भी जो आपको डी ब्लॉक में दिखाई दे रहा है, ये भी सब क्या है, आपके मेटालिक नेचर के होते हैं। सो फोकस हमारा ये है कि हम बायोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी जो एलिमेंट बायोकेमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होते हैं, उन सबका पोजिशंस कहाँ पे है, यहाँ पे। लाइक एस कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक आपका हाइड्रोजन है। यही सब मिलाकर के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम्स, विटामिन, ये सब लिपिड, ये सब क्या करते हैं, बनाते हैं, राइट। कुछ मेटालिक एलिमेंट भी होते हैं, लाइक एज आपका यहाँ पे सोडियम है, कंडक्शन में काम करता है, मैग्नीशियम है, एंजाइम में काम आता है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये सब होते हैं। सो नॉन मेटल और मेटल, इन दोनों एलिमेंट का रोल होगा केमिकल बॉन्ड को बनाने के लिए, और दोनों ही एलिमेंट अलग तरीके के केमिकल बॉन्ड को बनाते हैं। कैसे, जब कोई नॉन मेटल के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो वहाँ पे नेचर हमेशा कैसा होगा, दैट इज द कोवलेंट का। हमेशा जब कभी भी नॉन मेटल के बीच में कोई बॉन्ड अगर बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, दैट इज द कोवलेंट नेचर का होगा। लेकिन अगर एक क्या हो, आपका मेटल हो, और दूसरा क्या हो, दैट इज द नॉन मेटल हो, तो उस केस में बनने वाले जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, दैट इज द आयनिक बॉन्ड होंगे। इन दोनों बॉन्ड को आप समझ जाएंगे तो बाकी सारी बॉन्ड्स आपके सिर्फ इंटरेक्शंस होते हैं, वहाँ पे रियल कोई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उनको समझना थोड़ा आसान होगा। सो कोवैलेंट बॉन्ड को आपको समझने के लिए आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि जितने भी नॉन मेटेलिक एलिमेंट होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये एल्युमिनियम तो मेटेलिक में आ जाता है,
इसके ये सभी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब के सब कैसे हैं, दैट इज द नॉन मेटल है। और नॉन मेटल जो एलिमेंट होंगे क्या बनाएंगे, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या है इसको समझते हैं यहाँ पे। ये टेबल से होपफुली आपने समझ लिया होगा कि मेटेलिक वाला जो पार्ट है वो कहाँ पे है, नॉन मेटेलिक वाला पार्ट आपका कहाँ पे है। तो मतलब आपको क्या समझना है, कभी कभी सवाल आपको फंसाने के लिए यहाँ पे दे देता है, इसे ग्रुप नंबर 1 एंड 2 बोलते हैं। ये ग्रुप नंबर आपका यहाँ पे 13, 14, 15, 16 इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों चूंकि क्या है, मेटल है, तो अगर ग्रुप नंबर 1 का ग्रुप नंबर 13 के साथ में अगर कोई बॉन्ड बनाएगा तो वहां पे आपका जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा। आपको सवाल दे दिया है कि कोई ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है और कोई ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है, तो इन दोनों के बीच में मान लीजिए ग्रुप नंबर 1 का कोई ए एलिमेंट है और इसका कोई एलिमेंट बी है, ये दोनों अगर आप आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो इनके बीच का बॉन्ड कैसा होगा ये आपको बताना है। तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि एक यहाँ पे क्या है, मेटल है, ग्रुप नंबर ए और 1 और 2 क्या है, मेटालिक है, 13, 14, 15, 16, 17 सब क्या है आपके नॉन मेटल है। तो जब मेटल और नॉन मेटल के बीच का कोई बॉन्ड बनेगा तो उसका नेचर कैसा होगा, दैट इज द कैसा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों अगर जब आपस में जुड़ेंगे तो बॉन्ड कैसा बनाएंगे, दैट इज आयनिक बनाएंगे। और अगर आपसे सवाल दे दिया जाए ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट ग्रुप नंबर 16 से क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो दो एलिमेंट है, लाइक ए एलिमेंट है 13 का और बी एलिमेंट है 16 का, और अगर ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये कैसा बॉन्ड बनेगा, तो आप यहाँ बताएंगे दैट इज द कोवेलेंट। कैसे, क्योंकि 13 और 16 दोनों ही कैसा है, नॉन मेटालिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला पीरियोडिक टेबल का ग्रुप है। और नॉन मेटल जब भी आपस में जुड़ेंगे तो बॉन्ड कैसा बनाएंगे, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट है समझने के लिए और एलिमेंट को देख करके बताने के लिए कि हाँ यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है। तो याद रखिए कि ये जितने भी एलिमेंट की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या है, आपके नॉन मेटल है। सो देखेंगे यहाँ पे दैट इज बायोकेमिस्ट्री, जो कि आपका सिलेबस ही है और आप उसके बारे में जानते ही हैं कि लिविंग सिस्टम में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना, उनके स्ट्रक्चर्स को समझना, उनके फंक्शंस को समझना, उनके सिंथेसिस के पाथवे को समझना, ये सब कुछ जिस बायोलॉजी के ब्रांच में हम लोग डील करते हैं उसको आप टेक्निकली बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स व्हाट, बायोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with study of chemical reactions, chemical properties of biomolecules in a living system। लिविंग सिस्टम में जो भी आपके केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हो रही हैं बायोमोलिक्यूल्स का, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में समझना, जिस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं उसको आप बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। सो कुछ कुछ आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं बायोकेमिस्ट्री का। मच ऑफ द बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, फंक्शन, इंटरेक्शंस ऑफ द बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। बायोकेमिस्ट्री में आप ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, कार्बोहाइड्रेट का और लिपिड का, कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका केमिकल बॉन्डिंग कैसा है, इनका आपस में इंटरेक्शंस कैसा है, इनका फंक्शन क्या है, इन सब के बारे में बायोकेमिस्ट्री को क्या किया जाता है, डील कराया जाता है, राइट। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि लगभग 2 से ज़्यादा दर्जन एलिमेंट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एलिमेंट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, कॉमन है। सो इतने होने के बावजूद भी लेकिन 6 एलिमेंट हैं जो कि मेजॉरिटी आपके बायोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस करते हैं, और वो कौन कौन से हैं, दैट इज द कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है एंड फॉस्फोरस है। मेकअप ऑलमोस्ट 99% ऑफ द मास ऑफ लिविंग सेल्स इंक्लूडिंग दोज इन ह्यूमन बॉडी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट होने के बावजूद भी 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आपकी बॉडी के मैक्सिमम मास को बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी बॉडी का जो मास है, जो कंपाउंड्स बने हुए हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको यही 6 एलिमेंट ही दिखाई देगा। लाइक अगर आप कार्बन का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, कार्बन दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा, ऑक्सीजन दिखेगा। प्रोटीन अगर आप देखेंगे तो क्या दिखेगा, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही सब दिखाई देंगे आपको। और आपकी बॉडी का मास इन्हीं सब चीज़ों से है, या तो प्रोटीन है, या तो लिपिड है, या तो कार्बोहाइड्रेट है, और इन सब के स्ट्रक्चर में आपको यही सारे एलिमेंट क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए आप इसका कोडेशन बना लीजिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये कुछ एलिमेंट हैं जो कि आपकी बॉडी का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या करते हैं, मेकअप करते हैं।
यहाँ पे एलिमेंट का उनके मास परसेंटेज के हिसाब से प्लांट और एनिमल में दोनों में आपको दे रखा है। यहाँ से सवाल बनता है, ऑर्डर दे करके पूछा जाता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप बताइए कि कौन सा एलिमेंट का परसेंटेज ज़्यादा होगा। सो आप यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा दैट इज ऑक्सीजन सबसे हाईएस्ट है 77%, क्योंकि ये वाटर का कंपोनेंट है और आपको अच्छी तरीके से पता है कि लिविंग बॉडी में वाटर का परसेंटेज क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा। सो ये आपका प्लांट है और आपका ये एनिमल की बॉडी में है, तो 63% के आसपास आपका ऑक्सीजन है। इसके बाद अगर दूसरा एलिमेंट की बात करें तो क्या है, कार्बन 19% है। फिर तीसरा क्या है, दैट इज द हाइड्रोजन। और इसके बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन। फिर इसके बाद फॉस्फोरस। फिर इसके बाद आपका सल्फर। सवाल आपके मन में ये बन सकता है कि H2O में हाइड्रोजन की संख्या तो ज़्यादा है ऑक्सीजन की कंपेरेटिवली, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा क्यों हो गया एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन के। तो आप उसको वहाँ पे समझिए कि ऑक्सीजन का जो मास है, मास कितना है, दैट इज 16 है। हाइड्रोजन का मास कितना है, सिर्फ 1 है। तो हाइड्रोजन का मास अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन के मास से, तो 16 टाइम्स लेस है। मतलब ऑक्सीजन का सिर्फ एक एलिमेंट, मतलब एक एटम, हाइड्रोजन का 16 एटम के क्या होगा, बराबर मास के इक्विवेलेंट कंपेयर कर पाएगा। सो यहाँ पे बाई मास की बात हो रही है। तो ऑक्सीजन चूंकि आपकी बॉडी में वाटर के फॉर्म में होता है, और बाकी भी जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं लाइक एज ए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, एंजाइम एक्सेट्रा, इन सब में भी आपका पाया जाता है। सो दैट इज वाई उसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। सो यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि कार्बन कहाँ कहाँ पे आपको मिल सकता है, किस किस फॉर्म में, तो आप देख लीजिए। कार्बन कार्बोहाइड्रेट में भी पाया जाता है, लिपिड में भी पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड में भी पाया जाता है, और प्रोटीन में भी। सिमिलरली हाइड्रोजन भी अगर आप देखेंगे तो सेम वही चीज़ है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उन सभी मैक्रोमोलिक्यूल्स में ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब के क्या होते हैं, कॉम्पोनेंट होते हैं। नाइट्रोजन की अकरेंस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड में, जैसा कि आप डीएनए के बारे में पढ़ करके आए हैं, डीएनए आरएनए हो, वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। और कुछ प्रोटीन्स, मतलब कुछ प्रोटीन्स का मतलब जो आपके प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही हैं, उन सभी में जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि एक NH2 ग्रुप लगा हुआ होता है, और एक कार्बन, और एक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। तो ये जो NH2 ग्रुप है, इसमें नाइट्रोजन क्या होता है, पाया जाता है। तो प्राइम जो कंपोनेंट है आपके लिविंग सेल्स में, जहाँ पे नाइट्रोजन की अबंडेंस होती है, नाइट्रोजन मिला हुआ होता है, वो दो एलिमेंट है या दो मॉलिक्यूल है, दैट इज द न्यूक्लिक एसिड, और इसके बाद में प्रोटीन। कुछ कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं लिपिड के, जो जहाँ पे नाइट्रोजन आपको देखने को मिलता है, लाइक एस ये स्फिंगोलिपिड दिया गया है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक एग्जांपल है लिपिड का। तो ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल आपको बनते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया जाता है कि नाइट्रोजन कौन से एलिमेंट का पार्ट है, या कौन से टाइप के बायोमोलिक्यूल्स में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन की जब भी बात आएगी तो आप समझना, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए, और इसके बाद प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में या अमीनो एसिड अगर दिया होगा तो अमीनो एसिड में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं आपके सिस्टम में, आपकी बॉडी में, जहाँ पर वो पाया जाता है। फॉस्फोरस और सल्फर ये दोनों ही बहुत ही ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं। फॉस्फोरस, जैसा कि आपको पता है अच्छी तरीके से, कि डीएनए का बहुत मेजर कंपोनेंट होता है। आपको मालूम है कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है डीएनए, और न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन, एक तो फॉस्फेट ग्रुप होता है PO4 के फॉर्म में, दूसरा आपका क्या होता है, शुगर होता है, और तीसरा क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, राइट। ये 3 कंपोनेंट मिलकर क्या बनाता है, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड, और इस न्यूक्लियोटाइड से क्या बनेगा आपका, दैट इज डीएनए। तो फॉस्फेट कहाँ पाया जाएगा, डीएनए में, डीएनए आरएनए, दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड में। और कुछ लिपिड्स जो होते हैं वहाँ पाए, जैसे फॉस्फोलिपिड, आपने पढ़ा होगा मेम्ब्रेन में सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाने वाला अगर कोई लिपिड है तो वो क्या है, दैट इज द फॉस्फोलिपिड है। मतलब लिपिड में फॉस्फेट कंटेन किया हुआ रहता है, जिसको कि आप फॉस्फेट लिपिड के नाम से जानते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल सिस्टम, जहाँ पे आपको ये एलिमेंट की अबंडेंस देखने को मिलती है। तो ये टेबल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे बायोमोलिक्यूल दे दिया जाएगा, और सवाल में कोई एलिमेंट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये एलिमेंट कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स में या तो पाया जाता है या तो नहीं पाया जाता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए और ध्यान रख लीजिए। सल्फर, जो कि बहुत ही रेयर एलिमेंट के रूप में समझ सकते हैं आप, सल्फर कंटेनिंग कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे सिस्टीन है, सेलेनोसिस्टीन है, यहाँ पर देखने को आपको क्या है, मिलता है।
तो सिर्फ कुछ प्रोटीन्स में आपको देखने को मिलेगा सल्फर, बाकी जो भी आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे वहां पर आपको सल्फर देखने को नहीं मिलता है। ये फिगर आपको बताता है कि आपकी बॉडी में सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या क्या परसेंटेज है। लाइक जहाँ पे वाटर दे रखा है मीन्स ऑक्सीजन 65% के आसपास में, कार्बन 18% के आसपास में, हाइड्रोजन 10% के आसपास में और नाइट्रोजन 3% के आसपास में। इसका ऑर्डर आप जरूर बना लीजिएगा कुछ इस तरीके से लिख करके, लाइक ऑक्सीजन है, फिर इसके बाद कार्बन है, फिर इसके बाद हाइड्रोजन है, फिर इसके बाद क्या है, नाइट्रोजन है। ये ऑर्डर बना करके आपको एग्जाम में पूछा जाता है और वहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं। पता तो आपको है कि ये सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऑर्डर आपको नहीं पता। ये ऑर्डर आपको है दैट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन है, सबसे लोएस्ट क्या है, नाइट्रोजन है आपकी बॉडी में। मतलब मेजर एलिमेंट को लेकर के इन सभी को छोड़ दिया जाए तो। आते हैं अपने टॉपिक पे वापस से, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है जहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले दोनों ही एलिमेंट क्या करते हैं, इक्वल इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बोथ पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स दैट इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। मान लीजिए एलिमेंट यहाँ पे ये ए है और एलिमेंट आपका यहाँ पे ए बी है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये कर रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग क्या करेगा, ये भी करेगा। इक्वल इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी दोनों ही एलिमेंट के बीच में, और उस तरीके से शेयरिंग करने के बाद जो बनने वाले बॉन्ड होंगे उन बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप याद रखिए कि एक कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है वहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, और दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेटिंग जो एलिमेंट होंगे उन दोनों से ही क्या किया रहता है, शेयर किया हुआ रह सकता है। तो जैसे अगर आपको मैं यहाँ पे दे दूं कि ए और ए के बीच में, मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, इसके बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखा दिया जाए, इसके बीच में आपको डबल बॉन्ड और इस तरीके से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिया जाए, तो इन तीनों का अलग अलग अपना मीन है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये दोनों पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है और ये एक एक इलेक्ट्रॉन मिला करके दो इलेक्ट्रॉन बना, और दो इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, आपका एक केमिकल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो इलेक्ट्रॉन इसका, दो इलेक्ट्रॉन इसका, और यहाँ पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे शेयर किए हुए, जो कि दोनों एलिमेंट से क्या हुए, शेयर हुए होंगे। वन कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन्स, और ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट से क्या किए गए होंगे, इक्वली शेयर किए गए होंगे। सिंपल सा पहचान यही है कोवेलेंट बॉन्ड का, कि जब दो एलिमेंट जो कि बॉन्ड बनाने जा रहे हैं उन दोनों के ही बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो तो उसे आप बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। बनेगा किसके बीच में, हमेशा दैट इज नॉन मेटल एलिमेंट के बीच में। तो नॉन मेटल एलिमेंट कौन कौन से होंगे, ग्रुप नंबर कहाँ से, 13 से लेकर के 17, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, ये ग्रुप नंबर के जो भी एलिमेंट होंगे वो सब के सब क्या बनाएंगे, दैट इज द नॉन कोवेलेंट के बारे में बॉन्ड बनाएंगे, तो नॉन कोवेलेंट बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। स्टेटमेंट में आपको दिया गया दैट इज अ केमिकल बॉन्ड फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट के बीच में जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है उनके शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनेगा उसे आप कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी सिंगल, डबल एंड ट्रिपल इन नेचर। तो सिंपली आपको दिया गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन नॉन मेटल एलिमेंट, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 17, यही इसका मेजर कॉन्सेप्ट है। नॉन मेटल के एलिमेंट होंगे और उनकी लोकेशन कहाँ पे होगी, 13 से लेकर के 17 में। ये ग्रुप पे मैं बार बार फोकस सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको एलिमेंट का सिंबल नहीं दिया जाता है, आपको ऐसे रिप्रेजेंटेटिव दिया जाएगा कि एक्स और वाई। एक्स ग्रुप मान लीजिए 14 से बिलोंग करता है और वाई ग्रुप मान लीजिए 17 से बिलोंग करता है। अगर ये दोनों कोई कंपाउंड बनाते हैं एक्स और वाई, तो इनके बीच का बॉन्ड का टाइप क्या होगा, ऐसे आपको दे दिया जाएगा। तो आपको समझना होगा कि हाँ, अगर ये 13 और 17 से है इसका मतलब ये नॉन मेटल होंगे, और इनके बीच में अगर बनेगा तो बेसिकली क्या होगा, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो इस तरीके की चीजें आपको समझनी होती है और आपको जानना होता है। ओके, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दिए गए हैं, लाइक एस नाइट्रोजन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, H2O दोनों नॉन मेटल है, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों नॉन मेटल है, CH4, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब एग्जांपल किसके हैं, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड के। यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, और आप सब लोगों ने अपने ग्रेजुएशन 12th क्लास की क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है।
लाइक अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनाना है, मतलब H प्लस H का अगर एसोसिएशन होकर के क्या बनाना, दैट इज H2 बनाना हो, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, और इसको ये अपना चाहिए होगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन या तो ये क्या करे, लॉस कर दे, या तो इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले, तो उस केस में क्या होगा, दैट इज द इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। सो इस केस में यहाँ पे क्या होगा कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा कि ये दोनों आपस में शेयर करेंगे, मतलब अगर आप स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो क्या होगा, आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन ये एक हो जाएगा, इस वाले का ये एक हो जाएगा, तो मतलब ये इस तरीके से क्या करेगा, इसको शेयर कर लेगा, और ये वाला क्या करेगा, इसको शेयर कर लेगा, तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। और अब ये जो बॉन्ड बनेगा कैसा बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड H। तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड बना वो कैसा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ऐसे ही आप यहाँ पे फ्लोरीन का भी देख सकते हैं। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में जब नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर 9। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, 2 and 7। इसका मतलब फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट। इसको नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, रिक्वायरमेंट है, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन्स अगर ये इसको मिल जाती है क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक नोबल गैस, 2 2 4 3 7 प्लस यहाँ पे एक एलिमेंट आपका आयरन एफ का और होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट पे आप दिखाएंगे। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन्स ये 7 बन जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये इसका शेयर कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये इसका शेयर कर लेगा। तो इस तरीके से जो शेयरिंग होकर के बनेगा, तो यहाँ पे आपस में जो बॉन्ड बनेगा क्या बनेगा, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, मतलब कि ये है आपका F2 मॉलिक्यूल। ये एग्जांपल किसका, दैट इज द कोवैलेंट बॉन्ड का। सो आपको समझना क्या है कि जब कभी भी नॉन मेटल एलिमेंट कोई कंपाउंड बनाएगा, कोई बॉन्ड बनाएगा, तो वहां पे जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, दैट इज द कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। तो आपके बायोमोलिक्यूल्स में जितना भी आप देखेंगे तो वहां पे लगभग आपको सब यही दिखाई देते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, यही सब, और सबके सब क्या है बेसिकली आपके क्या, दैट इज द नॉन मेटल एलिमेंट है। तो उन सभी के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होगा क्या होगा, दैट इज द कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अब जल्दी से मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखूंगा और उन एग्जांपल्स को देख करके आप बता दीजिए कि हाँ इनमें से कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड है और कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, राइट। सो पहला एग्जांपल है दैट इज SiH4 सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का होल O2 का होल थ्राइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्राइड। बताइए। Al2O2 पहला वाला कोवेलेंट है और लास्ट वाला भी कोवेलेंट है, बाकी दोनों आयनिक है। ये भी कैल्शियम है, ये भी कैल्शियम है। सर पहला भी कोवलेंट बॉन्ड है, दूसरा भी है, और सर तीसरा भी वो, और सर नीचे वाले दोनों आयनिक बॉन्ड है। नीचे वाले तीनों आयनिक होंगे, तीनों आयनिक है, पहला वाला कोवेलेंट है। चलिए मैं सुजाता हाँ के लिए सर। लिख देता हूँ। सुजाता का आंसर है कि ये सब के सब आपके क्या है, दैट इज आयनिक बॉन्ड है, और ये आपका क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। यही कहना चाह रहे हैं सुजाता आप? यस सर। बाकी लोग बताइए फटाफट। सर पहला वाला कोवेलेंट बॉन्ड है और लास्ट वाला भी, और बाकी आयनिक है दोनों। लास्ट वाला भी कोवैलेंट है, CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड। नहीं सर, ये CaOH जो लिखा है ना, ये तीसरा वाला ये है कोवेलेंट। अच्छा कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, ये फर्स्ट मैं नंबरिंग कर देता हूँ और ज्यादा। फर्स्ट वाला, अच्छा सर मतलब आपके फर्स्ट वाला तो कोवेलेंट बॉन्ड है। आपके अकॉर्डिंगली फर्स्ट एंड थर्ड यस सर। ये आपकी क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। यस सर। चलिए वेरी गुड। आप एंजल बोल रही हैं कि अंसिल? अंसिल, यस सर, एक्चुअली मेरी आईडी एंजल से, बट मेरा रियल नेम उषा राठौर है। अच्छा ओके। वो चेंज नहीं हो रहा है एक्चुअली सर, मैं चेंज क्या, हाँ जी बताइए, और बाकी लोग बताइए। सर फर्स्ट एंड सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड है। फर्स्ट एंड सेकेंड कोवैलेंट बॉन्ड है, वेरी गुड। मतलब सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड एंड एल्युमिनियम।
सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आपके अकॉर्डिंगली ये दोनों क्या है, कोवेलेंट है, बाकी नीचे के दोनों क्या है, नॉन कोवेलेंट है। वेरी गुड। और कोई? तो जल्दी बताइए फटाफट। पर रिपीट करना। अमित, अभी तक आंसर नहीं बताया आपने। सर कोवलेंट नॉन कोवलेंट वाला बताया था, दूसरा वाला नहीं सुन पाया, आपने क्या बताया? मैं सिर्फ इसमें से ये पूछ रहा हूँ कि इसमें से कोवेलेंट कंपाउंड कौन कौन सा है, या कोवेलेंट बॉन्ड किसमें है? सर सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड वाले में कोवलेंट बॉन्ड है। फर्स्ट एंड सेकंड कोवेलेंट है। फोर्थ एंड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड कोवेलेंट है। चलिए, ये आई थिंक लक्ष्मी बोल रही हैं, तो लक्ष्मी के लिए मैं यस लिख सर। देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड कोवेलेंट है। ओके, अभी तक सही आंसर कोई दिया नहीं। ये कौन दिया है? सर फर्स्ट और फोर्थ सर ओनली कोवलेंट, फर्स्ट। फर्स्ट एंड फोर्थ कोवेलेंट। और सर बीच के दोनों आयनिक बॉन्ड है। फर्स्ट एंड फोर्थ कोवेलेंट। क्या बात है, कोवेलेंट, यस सर। सभी कॉम्बिनेशन बन गए। फर्स्ट फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट फोर्थ। कुछ बचेगा भी कि नहीं? ये वाला ऑप्शन किसने बताया था, जो कि 3 आपके आयनिक है या नॉन कोवेलेंट है, और ये कौन बताया था? सर मैंने सुजाता। सुजाता। वेरी गुड। और कोई? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि इतनी सिंपल सर लॉजिक तरीके से आपको समझाया गया कि आपको ध्यान सिर्फ ये देना है कि जहां कहीं पे सर भी। इसमें से हेलो। सर आई थिंक हेलो हाँ हाँ सर, इनके सारों के कॉम्बिनेशन तो मेटल प्लस नॉन मेटल है, और आपने कहा था नॉट मेटल प्लस नॉन मेटल मेक्स नॉन कोवलेंट बॉन्ड। हाँ, ऑब्वियसली मैं अभी भी वही कह रहा हूँ। तो इसमें से कोवलेंट बॉन्ड तो किसी में नहीं बनेगा। ये सिलिकॉन आपको मेटल दिखाई दे रहा है? नो, आपने कहा था कि जो मेटल ब्लॉक है वो एस में आता है, हम्म। एंड एस कम्स इन द एच ग्रुप कम्स इन एस ब्लॉक। ओके, इसलिए ये सवाल मैंने पूछा था। इसलिए यस, इसलिए जस्ट हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है टेक्निकली, ठीक है, और उसका पोजीशन जो आपको वहां पे फर्स्ट ब्लॉक में दिखाया जाता है, वो पोजीशन उसका मतलब फिक्स नहीं है, वो रैंडमली ऐसा रखा गया है। एक्चुअली में जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है वो हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन के पास बिहेवियर दोनों जैसा होता है, मतलब शो करने की, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एज अ नॉन मेटल के रूप में ही क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। ठीक है। सो कंफ्यूजन आपके दिमाग पे यहाँ से बन रहा है, तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि हाइड्रोजन यहाँ पे नॉन मेटल के रूप में ट्रीट होता है। अब बताइए। चलिए, फिलहाल तो ये वाले ऑप्शंस पे अभी बाद में आएंगे। पहले मैं यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ कि जब मैंने आपको बताया कि कैल्शियम एक मेटल है और कोवेलेंट बॉन्ड को होने के लिए दोनों नॉन मेटल चाहिए होगा, तो जब एक एलिमेंट अगर आपका मेटल हो गया तो फिर ये कैसे कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है? यहाँ पे एल्युमिनियम भी मेटल, यहाँ पे कैल्शियम मेटल, यहाँ पे कैल्शियम मेटल। तो जब आपने मेटल देख ही लिया तो आपको तो तुरंत लगा देना चाहिए कि ये नॉन कोवेलेंट, मतलब ये कोवेलेंट तो हो ही नहीं सकता है, बाकी चाहे जो भी हो। ओके, सो समझना आपको ये है, जानकारी के लिए आप समझ लीजिए कि हाइड्रोजन एक तरीके से कह सकते हैं कि घुमक्कड़ एलिमेंट है, उसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। वो जरूरत पड़ने पे मेटल जैसा भी बिहेव करता है, जरूरत पड़ने पे नॉन मेटल जैसा भी बिहेव करता है। मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस करके H प्लस भी बनाता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करके H माइनस भी बनाता है। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एज अ मेटल बिहेव करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, दैट इज द नॉन मेटल होगा। सो हाइड्रोजन का जो नेचर है वो डिटरमाइंड नहीं है, वो मेटेलिक कैरेक्टर भी शो करता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी शो करता है। लेकिन सवाल तो मेरा यहाँ पे ये है, जब आपको ये बार बार फोकस करके बताया गया कि कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ तब बनेगा जब पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट जो होंगे वो नॉन मेटल नेचर के होंगे, तो आप लोगों को एल्युमिनियम, कैल्शियम और कैल्शियम कहाँ से नॉन मेटल दिखाई देता है? जो ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन में, बताइए जरा हमको। तो
इसीलिए मैंने ये सवाल सर पूछा। कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए दोनों ही एलिमेंट नॉन मेटल होना चाहिए? जी हाँ, ओके। यहाँ पे साफ-साफ ये हाइलाइट करके लिख रखा है नॉन मेटल एलिमेंट, ग्रुप नंबर 13 टू सर 17। फर्स्ट फर्स्ट वाले में तो सर दोनों ही नॉन मेटल है, सिलिकॉन और हाइड्रोजन, तो मतलब वो तो कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है। तो यही सिलिकॉन तो है टेट्राहाइड्रोजन। एग्जाम्पल अकेला, सिर्फ पहला वाला ही है जो कि कोवेलेंट है, बाकी सब आपके नॉन कोवेलेंट है। ये सुजाता ने जो आंसर दिया है ये सही आंसर है। सर ये जो कैल्शियम डाइहाइड्रेट वाला है ये भी मतलब कोवैलेंट बॉन्ड में आएगा, क्योंकि सर इसमें कैल्शियम मेटल है तो वो भी अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन मतलब लूज ही करता है, तो इसमें सर गेन करने वाला तो कोई है नहीं, तो शेयरिंग से ही मतलब बॉन्ड बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा सर इसको कैल्शियम डाइहाइड्रेट ऐसा को बिल्कुल तोड़ेंगे भी नहीं है। आप यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरीके से, एटॉमिक नंबर कैल्शियम में कितना है? 20 20। कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो 2 8 8, राइट। 8, हाँ 2 2882। ठीक है, मतलब कैल्शियम हाँ। के आउटर मोस्ट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। हम्म। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन ये बाहर से गेन करे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हम्म। क्या करे, लॉस कर दे। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को या तो ये या तो लॉस करे या तो फिर गेन करे। तो कैल्शियम क्या करता है, इसको ट्रांसफर कर देता है इस तरीके से, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। तो कैल्शियम का भी ऑक्टेट पूरा और इसका भी ऑक्टेट पूरा। तो इस केस में कैल्शियम डोनर है और हाइड्रोजन रिसीवर है। नॉर्मली सर कैल्शियम डोनेट करता है ना, वैसे वो हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसमें ऐसा रिसीव बिल्कुल भी करेगा। नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंड करेगा कि वो कौन से एलिमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर जब हाइड्रोजन किसी ऐसे एलिमेंट के साथ में जुड़ा हुआ हो जिसका प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा हो तो उस केस में ये रिसीवर का काम करेगा, कम होगा तो वो गेन का काम करेगा, मतलब डोनेट का काम करेगा। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ में जुड़ा होगा तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है, यहाँ पे ये क्या करेगा, गेन करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर जब आप रिलीफ करेंगे तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, राइट। लेकिन जब यहाँ पे कोई मेटल लगा होगा तो मेटल के टाइम पे क्या करेगा, वो रिसीव कर रहा होगा। तो हाइड्रोजन का जो नेचर है वो डिपेंड करेगा साइड वाले एलिमेंट पे। आपको उतनी केमिस्ट्री में जानी थी ही नहीं, आपको तो सिर्फ यही से पता चल जाना चाहिए था एल्युमिनियम कैल्शियम से। एल्युमिनियम और कैल्शियम मेटल है, ये तो क्लियर है ना। हाँ सर ये वाला तो क्लियर है कि ये वाले तो तो मेटल जब है। मेटल अगर वहां पर वर्ड आ गया तो फिर आपको ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे लग गया? फिर वो सर क्लियर हाइड्रोजन की वजह से लगा, क्योंकि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है जब फिर बॉन्ड वही ब्रेक बात, करता है तो। कंफ्यूजन आप फिर क्रिएट करोगे। मेरा सवाल आपसे यही है कि जब आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया कि कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल के बीच में बनेंगे, तो कैल्शियम आपको कहाँ से नॉन मेटल लग रहा है, मुझे आप ये बता दो। ऐसे ही गलती करके आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत बनाकर चले जाते हो और फिर आप उस पर अपना लॉजिक देते हो कि मैंने तो ये सोच लिया था, मैंने तो वो सोच लिया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई चीज़ फिट बैठ रही है तो फिर आप उस पे ठीक है। यहाँ पर आपको साफ-साफ दिख रहा है कि ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। बाकी सब या फिर मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। तो सिंपल था कि ये सब कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होंगे। ठीक है? और वैसे भी ओके सर। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको जो दिया गया, इन सभी में हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है। ये सब एग्जाम्पल आपको दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी नॉन मेटल जैसा काउंट किया गया ना? बताइए। ओके सर। तो इस तरीके के एग्जाम्पल आप रखिए और हमेशा दिमाग में याद रखिए कि जब कभी भी पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट अगर नॉन मेटल के होंगे तो ही आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर कोई एक भी मेटल होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। ओके, सो दूसरा आते हैं अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में अगर बात किया जाए सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी को लेकर के। नॉर्मली जो भी कोवेलेंट बॉन्ड के कंपाउंड्स होते हैं वो देखा जाए उनकी सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड से कम होती है। किसमें? दैट इज इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एस, दूसरा कोई वाटर को छोड़ दिया जाए उसकी अगर बात किया, वाटर चूंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है उसमें सब कुछ डिजॉल्व हो जाता है, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड का और कोवेलेंट कंपाउंड का अगर आप सॉल्युबिलिटी कंपेयर करोगे
इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो वो आयनिक कंपाउंड ज़्यादा सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू द कोवेलेंट कंपाउंड के। कोवेलेंट कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द आयनिक कंपाउंड के। दूसरा है आपका दैट इज आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड के लिए जो चीज़ आपको समझना है वो ये कि यहाँ पे एक पार्ट एलिमेंट का क्या होगा, दैट इज द मेटल होगा, और दूसरा क्या होगा, दैट इज द नॉन मेटल होगा। मेटल को आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन डोनर, नॉन मेटल का आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन रिसीवर। मतलब इनके पास चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और इनके पास चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, जब कभी भी एलिमेंट ये डिसोसिएट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, तो NaCl के बीच का जो बॉन्ड बना हुआ है कुछ इस तरीके से Na और Cl, जब आप इसको वाटर के साथ में क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव में और प्लस Cl नेगेटिव में। ये आपका नॉन मेटल, ये आपका क्या है, मेटल। तो जब कभी भी ऐसे दो स्पीसीज जिसमें एक क्या हो आपका मेटल हो, दूसरा क्या हो आपका नॉन मेटल हो, के बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या हो, ट्रांसफर हो रहा हो, मतलब यहाँ पे आयनिक बॉन्ड में इन्वॉल्व होने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को एक कोई स्पीसीज क्या करती है, डोनेट करती है, दूसरा कोई स्पीसीज क्या करता है, उसको रिसीव करता है। तो मेटल वाला जो पार्ट होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, और नॉन मेटल वाला जो पार्ट होगा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो ऐसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हेल्प से बनने वाले बॉन्ड को बेसिकली हम आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के एलिमेंट के बीच में क्या होता है, बनता है। तो आप यहाँ पे देखिए मेटालिक एलिमेंट कौन कौन से हैं, स्टार्टिंग में बताया था S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, ये सब के सब क्या है, मेटल है। अलग अलग नाम से आप जानते हैं, जैसे इनको आप बोलते हैं अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, और आप इनको बोलते हो इनर ट्रांजिशन मेटल। तो इनके उपनाम भी होते हैं, मतलब सब नेम भी होते हैं, किस नाम से ये जाने जाते हैं। तो जब कभी भी पीरियोडिक टेबल के 4 पार्ट में से S, D और F ब्लॉक के एलिमेंट P ब्लॉक के किसी एलिमेंट से अगर कोई बॉन्ड बनाएगा, तो वहां पे जो बॉन्ड बनेगा दैट इज द आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ओके, तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, एक मेटल चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, नॉन मेटल। देखिए यहाँ पे NaCl, NaBr, NaF, NaI, KF, KCl, KI एंड KBr, इन सभी में एक पार्ट आपका क्या है, मेटल है, और दूसरा पार्ट क्या है, दैट इज आपका नॉन मेटल है। जब कभी भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो ये अपने आयंस के अकॉर्डिंगली क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। तो उस केस में मेटालिक जो पार्ट होगा हमेशा कैटायंस का फॉर्मेशन करता है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज बनाता है, और नॉन मेटालिक मीन्स एनायंस का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो कैटायंस और एनायंस का फॉर्मेशन आयनिक कंपाउंड में होता है, जहाँ पे जो मेटेलिक एलिमेंट होते हैं मेटल वाले, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज बियर करेंगे, उसको कैटायंस बोलते हैं। नॉन मेटल वाले जो एलिमेंट होंगे वो नेगेटिव चार्ज बियर करते हैं, उनको एनायंस के नाम से जाना जाता है। दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बड़ी आसानी से वाटर में क्या होते हैं, ब्रेक, मतलब डिजॉल्व हो जाते हैं। लाइक आप देख लीजिए सॉल्ट को बड़ी आसानी से क्या होगा, आप पानी में डालेंगे तो आसानी से घुल जाता है। तो वहाँ पे NaCl के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, टूट जाता है। तो ये बॉन्ड कैसे बना, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से। किसके किसके बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ये वाटर में बहुत आसानी से सॉल्युबल होता है, और ब्रेकआउट होने के बाद दोनों स्पीसीज चार्ज को क्या करते हैं, बियर अप करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया गया है इस तरीके से, लाइक सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, Na का 11 है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 एंड 1 आएगा। आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, और अगर आप क्लोराइड का करोगे एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8 एंड 7 आएगा। मतलब यहाँ पे काम क्या है कि अगर ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दे, तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये भी निकल कर सिर्फ 2 बचेगा। तो मतलब इसका भी ऑक्टेट पूरा और इसका भी ऑक्टेट पूरा। तो इस तरीके से ऑक्टेट को पूरा करने के लिए सोडियम अपने आउटर मोस्ट के 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, किसको, क्लोरीन को, जिसके आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होने के बाद जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड में अगर आप देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखाई देगा, दैट इज 2, 8, और इसका दिखाई देगा 2, 8 एंड 8। तो इस तरीके से अभी दोनों क्या हो गए, ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिए। ऐसे टाइप के बॉन्ड को आप आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं।
आयनिक बॉन्ड आपको बायोलॉजिकल सिस्टम में कहाँ देखने को मिलता है? कोई एग्जांपल आप लोग बताइए मुझे। एक कोई एग्जांपल जहाँ पे आयनिक बॉन्ड देखने को मिला हो आपको? और थोड़ा जल्दी। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सॉल्ट ही हो सकता है क्या सर? सॉल्ट, कहाँ पे? नमक, सॉल्ट। NaCl। सब प्रोटीन्स के बीच में सब तरह के बॉन्ड मिलते हैं, मैंने आयनिक बॉन्ड भी। बायोलॉजिकल सिस्टम का एग्जांपल पूछा सुजाता, आपकी बॉडी में कोई एग्जांपल मुझे कोट कीजिए जो कि आयनिक बॉन्ड से का एग्जांपल हो। सर प्रोटीन्स के बीच में सर आयनिक बॉन्ड मिलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी मिलती हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड नहीं है। ये सर आयनिक बॉन्ड भी मिलते हैं कुछ प्रोटीन्स के बीच में। अच्छा, और कोई? इतना ढेर सारा आप लोगों ने नर्वस कंडक्शन पढ़ा, इतना ढेर सारा आप लोगों ने न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी किया और इतना सारा गोल्जी बॉडी के बारे में स्टडी किया। आप सबको आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सर, न्यूरॉन्स में जब मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं तो वो मेम्ब्रेन का आयनाइजेशन चेंज होता है। वेरी गुड। सोडियम और क्लोराइड के पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन की वजह से मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या होता है, वेरी करता है और वहाँ पे सोडियम और क्लोराइड का ही ब्रेकडाउन होता है। सुजाता ने एग्जांपल सही दिया कि सोडियम क्लोराइड का, लेकिन मेरा प्रोस्पेक्टिव ये था कि आप उसको बायोलॉजिकल सिस्टम एग्जांपल दीजिए कि कहाँ पे है। तो आप याद रखिए कैल्शियम जो कि आपके बॉडी में नर्वस कंडक्शन में, बोन फॉर्मेशन में और आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और कैल्शियम आयन आयनिक कंपाउंड का ही एक पार्ट है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम पंप भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जो कि एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। वो सब भी आपके आयनिक कंपाउंड के ही एग्जाम्पल है। सो आपके सेल्स में बहुत सारे फंक्शंस आयंस की वजह से क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। आपकी बॉडी में अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी, जैसे बाइकार्बोनेट आयन है, जैसे कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड बेसिकली जब ब्रेकआउट होगा तो क्या बनाएगा, आयंस बनाएंगे। सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये सब आपकी बॉडी में आयंस जनरेट करते हैं और इन आयंस का आपके सेल्स में, आपके टिश्यूज में अलग अलग क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। आपके मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को मेंटेन करने में भी आयनिक कंपाउंड का ही क्या है, रोल होता है। इसीलिए बताया जाता है कि नमक खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आयंस आपके न्यूरॉन्स से जनरेट होने वाले मैसेजेस को एक न्यूरॉन्स से दूसरे न्यूरॉन्स में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अगर प्रॉपर तरीके का डाइट आप नहीं ले रहे हैं और अगर आप में आपके बॉडी में आयंस की कमी हो जा रही है तो न्यूरॉन्स का जो कंडक्शन हो रहा है वो आपका स्लो हो जाता है, जिससे आप मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपकी आ जाती है। तो ये सब कुछ क्या है, आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि आयनिक कंपाउंड के क्या है, एग्जाम्पल है। उसको कि आप समझ सकते हैं। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लेकर के। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बेसिकली एक तरीके का कह सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है, जहाँ पे जो बॉन्ड बनते हैं वो कोई एक एलिमेंट ही क्या करता है, ट्रांसफर से कर देता है, बाकी दूसरा एलिमेंट क्या करेगा, सिर्फ रिसीव करने का काम करता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आपको आपके बायोकेमिस्ट्री में देखने को मिल जाती है। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज द डेटिव बॉन्ड और इट्स अ टाइप ऑफ अल्टरनेट कोवेलेंट बॉन्ड that is formed by sharing of electron pair from a single element। कोवेलेंट में आपने देखा था कि दो जो पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट होते हैं, दोनों के बीच में क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एलिमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, जबकि दूसरा सिर्फ उसे क्या करेगा, रिसीव करेगा। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ये एरो बताता है कि जहाँ एलिमेंट गया हुआ है और ये एरो बताता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया। मतलब अगर यहाँ पे ए एरो बी दिखा दिया, इसका मतलब कि ए से दो इलेक्ट्रॉन बी की तरफ क्या किया है, शेयर किया गया है। ऐसे टाइप के रिप्रेजेंटेशन दिए जाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय द सेम एटम्स एंड इट इज कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड और डाइपोलर बॉन्ड।
डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, डाइपोलर बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक ही एलिमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं NH3 और BF3, इन दोनों के बीच बनने वाला जो ये बॉन्ड है, इसी को आप बोलते हैं दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे दिखाया गया कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 and 5 आएगा। इस 5 में से 8 मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स आपकी वैलेंसी हो जाएगी, और रिमेनिंग जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो क्या होंगे, आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आउटर मोस्ट में वो इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट में तो है लेकिन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी यहाँ पर आपको दिख रही है, 1, 2 और 3। ये जो 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं, यही क्या आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में तो है लेकिन केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बोरॉन को दे देगा। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 and 3। तो 3 इसके पास वैलेंसी है और ये 3 फ्लोरीन जुड़ गया, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी भी इसको ऑक्टेट पूरा करने के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाइट्रोजन यहाँ पे क्या करता है, शेयर कर देता है इसको। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अब ऐड हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 3 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके ये 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से बॉन्ड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो NH3 और BF3 वाले कंपाउंड में NH3 का नाइट्रोजन ने BF3 के बोरॉन को क्या किया, इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया। ऐसे टाइप के बॉन्ड को आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हो। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट एक तरीके का इंटरेक्शंस है, जो कि आपके लिविंग सिस्टम में पाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक एज DNA में आप देख सकते हैं, प्रोटीन में आप देख सकते हैं, एंजाइम्स में देख सकते हैं, हार्मोन्स में देख सकते हैं, इन सभी भी जगह पे आपको देखने को मिलता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कोई ट्रू बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ एक इंटरेक्शंस होता है। इंटरेक्शंस किसके किसके बीच का, जब कभी भी हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या हो, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, तो दूसरा मॉलिक्यूल उसी का, लाइक इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चूंकि यहाँ पे फ्लोरीन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा कहाँ की तरफ जाएगा, इसकी तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, जिसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड फ्लोरीन की तरफ जाने के मतलब ये हो गया कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। सो एक मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे मॉलिक्यूल्स के फ्लोरीन का हाइड्रोजन फ्लोरीन का पार्शियल नेगेटिव, ये आपस में एक इंट्रैक्शंस फील करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का होता है। उसी इंट्रैक्शंस को, अट्रैक्शंस को आप हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। So hydrogen bond is not a true bond because there is no involvement of electron. It is just a interactions between highly electronegative element like as a fluorine, like as nitrogen, like as oxygen, and partial positive charge of the hydrogen. So whenever hydrogen atom covalently bonded to the most electronegative element like as fluorine, oxygen, nitrogen, then the another molecules will interacted with the partial positive and partial negative charge. Such kind of interactions are known as the hydrogen bond. तो यहाँ पर आपको बताया गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि ऐसे तरीके से बनता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ अकेले 3 एलिमेंट हैं, FON, फोन, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब जब कभी भी हाइड्रोजन इनके साथ में लगा हुआ आपको दिखाई दे जाए, लाइक एज NH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, लाइक एज H2O है, यहाँ पे बन सकता है, लाइक एज HF है, यहाँ पे बन सकता है। इस तरीके से जब इनके साथ में, इनके साथ में और इनके साथ में अगर आपको दिखाई दे जाए हाइड्रोजन, तो उस मॉलिक्यूल्स में आपको समझ जाना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाने के लिए या तो फ्लोरीन का होना जरूरी है, या तो ऑक्सीजन का होना जरूरी है, या तो नाइट्रोजन का होना जरूरी है along with the हाइड्रोजन। इन 3 एलिमेंट के अलावा हाइड्रोजन किसी के भी साथ में होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे नहीं बनेगा। इस बात को आप एकदम अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। ओनली फोन, FON,
सो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज प्राइमरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम which is covalently bound to a more electronegative donor atom or group. जब कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंटली बाउंड हो किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, तो उस टाइम पे बनने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस को आप हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हो. 3 electronegative element that can form hydrogen bond are fluorine, that means F, nitrogen and oxygen. Only 3. यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कैसे बनेगा. वाटर जो कि ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव. इसका पार्शियल पॉजिटिव के पार्शियल नेगेटिव से क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन का. तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ पे बन सकता है आपने यहाँ पे देख लिया. और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, लाइक एज आपने देखा है कि ए और टी के बीच में, जी और सी के बीच में, प्रोटीन्स में जब आप पढ़ेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन लाइक एज अल्फा और बीटा प्लेट सीट, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं. तो हाइड्रोजन बॉन्ड का काफ़ी ज़्यादा क्या है सिग्निफिकेंस होता है. ये जो डीएनए में ए और टी दिखाई दे रहा है डबल का, ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड का ही एग्जाम्पल है. और जीसी भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड का ही एग्जाम्पल है. जल्दी से मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखूंगा, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं बना सकता है, और आप तुरंत बताइए, फिर उसके बाद क्लास को वो करेंगे. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपको यहाँ पे दे दिया गया, दैट इज व्हाट. आपको बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें नहीं बनेगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ पे नहीं बन पा रहा होगा. ओके, सो पहला कंपाउंड है लाइक एच NH4 पे पॉजिटिव. दूसरा कंपाउंड है CH4. तीसरा कंपाउंड है H3O पे पॉजिटिव. चौथा कंपाउंड है नाइट्रोजन NO3 पे नेगेटिव. मीथेन सेकेंड. CH4 मीथेन. दूसरा है CH4. यस सर, सेकेंड. इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, जल्दी बताइए. सर मीथेन. मीथेन. सेकेंड वन, यस सर. सेकेंड, वेरी गुड. सेकंड वाला होगा सर. और बाकी लोग भी बताइए फटाफट. CH4. CH4, वेरी गुड. लग रहा है कि इस बार सब लोग ऑप्शन सही दे देंगे. और कोई. नाइट्रेट में भी तो हाइड्रोजन है ही नहीं, फोर्थ ऑप्शन है वहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वेरी फिर गुड. हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए मैं हाइड्रोजन सोच ही रहा था कि सुजाता ने सेकंड अभी एंड तक आंसर फोर्थ. नहीं दिया है. मैंने दिया था CH4 हाँ, बोला था. सेकंड एंड फोर्थ. NO3 भी होगा, ये देख नहीं पाया. सुजाता 2023 से लेकर के 2025 में लगातार इस बात को प्रूफ करती रहती हैं कि ये इनका अप्रोच बाकी लोगों से काफ़ी डिफर होता है. सो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है. नाइट्रेट आयन में हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ से बनेगा. तो सबका ध्यान सिर्फ CH4 पे गया. यहाँ नाइट्रोजन पे देख लिया तो इसका मतलब ये बना ही देगा. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के अलावा वहां पे हाइड्रोजन होना भी जरूरी है, तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. सो इसलिए इन चारों में से ऑप्शन नंबर सेकेंड और ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा. ये और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएंगे. कितने लोगों को ये सवाल सही से समझ में नहीं आया. कैसे गलती हो जा रही है बाकी लोगों से. ओके, कोई बात नहीं. ऐसे मिस्टेक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको इसीलिए यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ. मुझे पता है कि एक बारी में समझ में चीज़ें नहीं आती हैं. फिलहाल तो मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि आज की क्लास थोड़ी केमिस्ट्री की ज़्यादा हो गई. आपको समझने या मतलब चीज़ों को रिसीव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, जितने भी लोग नए जुड़े हैं. नो सर. चलिए, कोई दिक्कत नहीं है. सो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे आप उसको देख करके बता पाएंगे. क्लास खत्म होगी, इसके बाद मैं आप लोगों को 11 बजे के आसपास कुछ कंपाउंड्स दूंगा जिनको देख करके आपको बताना रहेगा कि हाँ वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है या नहीं है. तो उसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करिएगा. ठीक है.
यस सर। चलिए, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे यस हम लोग सेम टाइम पे, दैट इज 8 PM पे। ओके, सो गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट Thank सर। you, sir.